हे एवरीवन, दिस इज सी आकाश सक्सेना। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के सिनेरियो में। आपको सबको पता है कि कोविड की वजह से बहुत से बिजनेसेस में इफ़ेक्ट आया है, बहुत से बिजनेस डूब रहे हैं, तो फिनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करवाना पड़ रहा है। तो लोगों को ये नहीं पता होता कि फिनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग होता क्या है, राइट। ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो मैं आपको बेसिक्स जो हैं फिनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के वो आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले फिनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्ट्रक्चरिंग? रिस्ट्रक्चरिंग मतलब किसी भी टूटे फूटे स्ट्रक्चर को या प्रॉब्लमेटिक स्ट्रक्चर को रिस्ट्रक्चर करना। फॉर एग्जांपल, हाउस अगर टूट गया है तो उसको रिस्ट्रक्चर करना मतलब फिर से बनाना। गाड़ी आपकी टूट गई है तो उसको रिस्ट्रक्चर करना, दैट इज़ फिर से बनाना। तो यही हम जब टर्म बिजनेस में ले जाएंगे या फिर फिनेंसिस के थ्रू ले जाएंगे तो उसको फिनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यार गाइज़, मैं बहुत बेसिक बताने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं समझना क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं बहुत डीपली इस पर डिस्कस करूँगा तो। लेकिन आपको इतना पता चल जाएगा कि ये होता क्या है और क्या करना पड़ता है, राइट। तो सबसे पहली बात आती है कि आपके दो टाइप के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, या तो इंटरनल प्रॉब्लम्स हुई हैं उस वजह से हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हुई है इसलिए आपको फिनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर हो सकता है कि कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज थे, राइट। इंटरनल में क्या क्या हो सकता है? इंटरनल में हो सकता है आपकी सबसे पहला आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत ख़राब था, ठीक है। आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट सही नहीं था तो लिक्विडिटी मेंटेन नहीं हुई तो मेरा बिजनेस डूब गया। दूसरा क्या हो सकता है, आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट बहुत बहुत ज़्यादा है लेकिन आपने इसका ध्यान नहीं दिया। फॉर एग्जांपल कि आपका मालूम है, आपको हम लोग क्या होता है 100 करोड़ तक के टर्नओवर में भी मैंने देखा है लोगों को, बिजनेसमैन्स को देखा है कि वो किस तरीके से डील करते हैं। अरे कुछ नहीं है, ये कॉस्ट है, इतना प्रॉफिट ऐड करो, बेच दो। जनरली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट और ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इसमें। तो एग्जांपल लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा कि मेरा एक प्रोडक्ट है वो 10 रुपये का बिकता है, ठीक है। 10 रुपये का है उसकी प्राइस, ठीक है। और मैंने जो कॉस्ट अज्यूम करी है वो ये करी है कि मेरी 8 रुपये कॉस्ट है, उसमें मैंने मैनेजमेंट कॉस्ट भी कुछ परसेंटेज ऐड कर लिया और 2 रुपये मेरा प्रॉफिट है, तो 10 रुपये मेरे का प्रोडक्ट का कॉस्ट है, ठीक है। अब बात सब समझ में आती है जब हमने यूनिट कॉस्टिंग करके देखा। यूनिट कॉस्टिंग क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब ये सबको पता होना चाहिए। यूनिट कॉस्टिंग का मतलब है कि एक जो बिल्कुल जो बेसिक 1 रुपये जो उसमें लगा है, फॉर एग्जांपल आते 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 वो 8 रुपये कैसे हो गए, उन सब का टुकड़े करना। एक 8 रुपये की जो आपने कॉस्ट लगे उसके टुकड़े करना, जिसने ये टुकड़े करे उसको बहुत फ़ायदा होता है। तो आपने टुकड़े करना आप पहले तो भूल गए, ठीक है। आपने 8 रुपये कॉस्ट बता दी, 2 रुपये प्रॉफिट करके चलो बेच दो, ठीक है, बेच दिया। अब जब आपको पता चला कि मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो 8 रुपये नहीं है। कैसे नहीं है प्रोडक्ट कॉस्ट 8 रुपये? वो तो निकला 10 रुपये। क्यों? क्योंकि हमने मैनेजमेंट कॉस्ट जो अज्यूम करी थी वो अज्यूम करी थी COGS का 10%, बट असलियत पता चली वो COGS का 20 से 25% निकली। तो यहाँ आप मैनेजमेंट में आपका सही नहीं था, ऑपरेशंस आपने सही मैनेज नहीं करे, इसलिए ये हुआ। तो इसलिए हम बोलते हैं जब भी आपको रिस्ट्रक्चरिंग करनी है या नहीं भी करनी है तो आप यूनिट कॉस्टिंग करके, हमेशा अपना माल जब बेचना है तो यूनिट कॉस्टिंग करके बेचो, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक और प्रॉब्लम होता है जो कि होता है कि स्टॉक मैनेज नहीं कर पाए। बहुत से लोगों को ये भी देखा है मैंने कि स्टॉक मैनेज नहीं कर पाए। स्टॉक मैनेज कैसे नहीं कर पाए? बहुत सारा स्टॉक रखा है, बिक नहीं रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया पता नहीं। स्लो मूविंग स्टॉक है, आपको पता होना चाहिए स्लो मूविंग स्टॉक क्या है। आपके गोडाउन में, आपके वेयर हाउस में क्या क्या स्लो मूविंग स्टॉक है। क्या आपकी स्लो मूविंग सर्विसेज भी हो सकती हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट ही। तो क्या स्लो मूविंग सर्विसेज है, आपको पता होना चाहिए। ये भी आपने इग्नोर कर दी, ठीक है। इस वजह से आपका जो स्टॉक है वो बहुत 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 चीज़ों में मतलब बहुत बढ़ गया। तो ये गुड्स की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए बढ़ गया, तो आपकी लिक्विडिटी इफेक्ट हो गई, आपका बिजनेस ठप पड़ गया क्योंकि अब वो स्टॉक जो है वो पुराना होता चला गया और वो बिकना बंद हो गया, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने डेटर्स मैनेजमेंट सही नहीं किया। यस, डेटर्स मैनेजमेंट इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम, आई मस्ट से दिस, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आप कितने फॉलोअप ले रहे हो, आपके डेटर्स से आपका पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिकॉज 90-95% बड़े बिजनेस क्रेडिट पे ही चलते हैं, सब कैश पे तो नहीं चलते हैं, राइट। तो अगर आपका चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इतना कॉस्ट है, इतना आपका लगा हुआ है, ऑब्वियसली आपको लिक्विडिटी मेंटेन करना है तो पैसा कुछ आना भी तो चाहिए। तो मैंने ये भी देखा है कई लोगों के डेटर्स ही 2-2 3-3 साल तक हैं और उनको ध्यान भी नहीं है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्रोर्स ऑफ बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको मैनेज करना है। ये इंटरनल कुछ सोर्सेज बताएं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। एक्सटर्नल में क्या हुआ कि आपका बिज़नेस सब बढ़िया चल रहा था लेकिन आ गया लॉकडाउन,
ठीक है। लॉकडाउन की वजह से आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए, बैंक के जो आपके पास लिक्विडिटी थी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो गई, आपके जो सप्लाई से जो आपके डेटर्स से उन्हें पैसा मिल नहीं दिया, ऊपर से फिर हमारा यहाँ पर जो है इंटरेस्ट मैनेजमेंट गलत हो गया, तो हमारा पैसा जो है हम उनको नहीं दे पाए, उस वजह से हमारे अकाउंट NPA हो गए। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कोविड की वजह से हुआ, जनरली भी होता है, तो मैं आपको सिर्फ कोविड का एग्जांपल लेके बता रहा था। तो अगर ऐसा हो गया है तो अब क्या है, अब आपको इनको अप्रोच करना है, दूसरे बैंक्स को भी अप्रोच करना है कि यार मेरा NPA अकाउंट हो गया है लेकिन मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा है। ये आपको बोल के नहीं, फिनेंशियली प्रूव करना है कि आपके प्रोजेक्ट कैसा है। इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, बट आपका प्रोजेक्ट आपका आगे कैसे चलेगा, कैसे आपकी कॉस्ट होंगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी रहेगी और मुझे इतने पैसे की ज़रूरत रहेगी। और आप देख सकते हो कि मेरा जो पुराना जो रिकॉर्ड है वो सब अच्छा था, आखिरी के 1-2 साल में प्रॉब्लम आई है, इस वजह से आई है। और अगर उन लोग को ये सब चीज़ें वायबल लगती हैं तो या तो आप बैंक्स को अप्रोच कर सकते हो, या इन्वेस्टर्स या इंडिविजुअल या कंपनीज कॉर्पोरेट किसी को भी अप्रोच कर सकते हो। तो वो किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो डेट, इक्विटी या फिर आपका मान लो सिक्योर्ड लोन्स। ठीक है, आप इन तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं मेरे से कि सर वो मेरे को पैसा क्यों देंगे। यार आपको वो इसलिए देंगे पैसा क्योंकि उनको भी कमाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सिक्योर्ड लोन लिया, जनरली रेट मान लो 8% चल रहा है, लेकिन अगर वो रिस्ट्रक्चरिंग है तो उस व्यक्ति को वो रेट 11% के हिसाब से देंगे। तो अगर मैंने 10 CR मतलब लोन लिया तो इसमें मेरा सीधा 30 लाख रुपए का हर साल का फ़ायदा हो रहा है, ओवर एंड अबव 8% इंटरेस्ट, राइट। तो ये फ़ायदा हो जाता है। इन्वेस्टर्स क्यों करेंगे इन्वेस्ट, क्योंकि आप उनको दिख रहा है कि आपका बिज़नेस बहुत अच्छा था, आगे चल सकता है, इसलिए वो आपको ज़्यादा इक्विटी की मांग करेंगे, क्योंकि आपका वैल्यूएशन वैसे भी कम आ गया है। तो अब वो बोलेंगे कि हम इक्विटी ज़्यादा दो, इक्विटी ज़्यादा देने की बात करेंगे, आपको पैसा ज़्यादा होगा, उनका डिविडेंड ज़्यादा आएगा, उनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो उनका एक बिज़नेस हो जाएगा ये। हाँ, तो अब ये बहुत से लोग ये भी डाउट निकालते हैं कि यार मेरा बिज़नेस चला जाएगा, मेरी इक्विटी चली जाएगी पूरी, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो अब उसमें क्या होता है कि 5 ईयर, 10 ईयर, 3 ईयर्स एग्जिट प्लान्स होते हैं। आप उसमें जाएंगे, आप एग्रीमेंट करेंगे कि मेरा अगर इतना वैल्यूशन हुआ तो आपको मैं एग्जिट में इतने पैसे वापस कर दूंगा, और अगर नहीं भी हो पाया तो कुछ शेयर मैं आपको दे दूंगा और कुछ शेयर मैं वापस ले लूँगा, जितना पैसा मैं आपको दे पाया उस तरीके से। तो इस तरीके से हम फिनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग को ब्रॉडर सेक्शन में मैंने आपको बताया। अब इन सब चीज़ों को आपको उतारना है किस में, आपके फिनेंशियल्स, मतलब ऑन पेपर्स और डिजिटली, वॉट एवर द केस में भी। इसको हम बोलते हैं फिनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा मैंने जल्दी बताया बिकॉज ये वीडियो बहुत बड़ा जा सकता था, क्योंकि फिनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग इज़ माई फोर्टे एंड आई लव टू डू इट। तो इसको मैं आपको समझाने लगता तो 1-2 आवर्स का हो सकता था। कभी अगर हुआ तो मैं लाइव सेशन ज़रूर लेना चाहूँगा इस टॉपिक पे। तो दिस इज़ द मेन थिंग विच आई वांट टू डिस्कस इट विथ यू गाइस, कि ये होता है फिनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। और अभी के सिनेरियो में बोलूँगा कि बिजनेसमैन खुद ना करें, प्लीज़ किसी प्रोफेशनल को हायर करें, बिकॉज अगर आपने नहीं किया तो आप उसमें भी ब्लंडर कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।